हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको सभी बरहो टेंसेस के बारे में बताने वाले हैं और ये टेंस आपके इंग्लिश ग्रामर में सबसे यूज़फुल टॉपिक है। अगर आपको टेंसेज नहीं आते हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर में और कोई भी टॉपिक्स नहीं सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है ये तो आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो हमारी क्रिया होती है, जो हिंदी वाला सेंटेंस होगा उसके लास्ट में जो एक क्रिया आई होगी, जो काम होगा, और उस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सभी चीज़ें ऐड होती हैं। ता है, ती है, ते है, ताहू, ये सभी चीज़ें सेंटेंस के, हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में आती हैं। तो ये तरीका आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आप जैसे ही हिंदी का सेंटेंस देखते हैं उसके लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है दिखाई दिया तो तुरंत आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। और अगर फ्रेंड्स इसके यूजेस की बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम करते हैं अपनी डेली रूटीन बताने के लिए। जब भी आप अपनी डेली रूटीन बताते हैं तो उसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है। अब डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऐसे काम जो आप सुबह से लेकर रात तक डेली करते हैं। तो जब भी आप किसी को अपना डेली रूटीन बताएंगे, जैसे मैं रोज़ सुबह 5 बजे सोकर उठता हूँ, मैं रोज़ सुबह 5 बजे सोकर उठता हूँ, तो ये मेरा डेली रूटीन है कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे सोकर उठता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होगा। तो जब भी आप किसी को डेली रूटीन बताएंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान दें तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, उसमें जो क्रिया, जो एक्शन हो रहा है वो ऐसा एक्शन होता है जो बार बार रिपीट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो काम हम प्रेजेंट टाइम में बार बार रिपीट करते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, जाता है का मतलब एक ही बार नहीं, वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने का काम रिपीट होता है। अब जैसे वह गीत गाती है, गीत गाती है का मतलब वो गाने का काम रिपीट करती है। तो जो भी काम रिपीट होता रहता है प्रेजेंट टाइम में, उसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि रिपीटिंग टास्क के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जो भी काम हम बार बार रिपीट करते हैं, चाहे वो डेली, चाहे वीकली, चाहे मंथली, चाहे ईयरली, उसको अगर रिपीट कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी आप कोई फैक्ट बताते हैं तो फैक्ट बताने के लिए भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, धरती सूरज का चक्कर लगाती है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ऐसे जो भी कोई फैक्ट्स आप बताते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जब पोजीशन की बात होती है, अगर किसी सेंटेंस में पोजीशन की बात हो रही है, जैसे मेरे पास एक कलम है, उसके 2 भाई हैं, या फिर उसके पास एक बाइक है, क्या तुम्हारे पास कार है, तो इस तरह जब पोजीशन की बात होगी, किसी के पास क्या है, तो वहाँ पे जनरली आप हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। बट ये जो हैज़ या हैव का यूज़ आप करते हैं ये एज अ मेन वर्ब करते हैं और वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। अगर कहना हो कि क्या आपके पास एक कार है तो डू यू हैव अ कार, यहाँ पे डू का यूज़ हुआ, डू यू हैव अ कार, और डू क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो पोजीशन के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी न्यूज़पेपर में जो भी हमारी हेडलाइन होती है, न्यूज़पेपर की जो भी हेडलाइंस होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। अब भले ही हमारा ये न्यूज़ रहे कि इंडिया वॉन द मैच, भारत मैच जीत गया, भारत मैच जीत गया, तो वो तो पास्ट की बात हो गई, भारत मैच जीत गया पास्ट की बात हो गई। लेकिन अगर अगले दिन न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन आप देखेंगे वहाँ पे लिखा होगा इंडिया विंस द मैच, इंडिया विंस द मैच। अब जैसे कह रहा हूँ कि मोदी जी कल बनारस आएंगे, मोदी जी कल बनारस आएंगे, तो ये तो फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन ये एक न्यूज़ है, एक हेडिंग है, न्यूज़ की एक हेडलाइन है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हम करते हैं। ये इसके यूजेस हो गए। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सभी टेंसेज में हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एज अ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करते हैं। और क्योंकि इसका रूल होता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो जब भी सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो डू का सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं जो कि डज होता है। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि आप डज का यूज़ कब करेंगे, जब जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा।
तो वहाँ पे आपको डज का यूज़ करना होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी चीज़ें समझनी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हमने इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। उसका भी उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, टेंसेस सीखने से पहले आपको पर्सन और नंबर, ये दो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पर्सन और नंबर, नंबर क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन, बहुवचन। अगर कोई चीज़ संख्या में एक है तो वो एक वचन है, और कोई संख्या में एक से ज़्यादा है तो बहुवचन है। इतना तो आपको पता है। और इसके अलावा जो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल, वो सभी सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल तो आपको पता है। और जो पर्सन होते हैं, पर्सन क्या होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो बात को कह रहा है, जैसे मैं बात को कर रहा हूं तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन, और आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो आप हो गए सेकंड पर्सन। और अगर मैं किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहा हूं तो वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे दादाजी अखबार पढ़ते हैं, मेरे दादाजी रोज़ अखबार पढ़ते हैं, तो ये बात मैं कह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन, और मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मेरे दादाजी की, तो मेरे दादाजी क्या हो गए? थर्ड पर्सन। तो आपको याद रखना होगा कि आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकंड पर्सन में, और आई वी यू को छोड़ के बाकी सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसका रूल क्या है फ्रेंड्स? अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। कोई भी टेंस का सेंटेंस हमारा हो, अगर वो अफर्मेटिव है तो उसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको V1 या V5 का यूज़ करना होगा। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बरहों में से दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट, जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दो टेंसेज के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आ जाएगा। लेकिन अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 का यूज़ करना होगा। अब ये V5 क्या है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? जो सिंगुलर फॉर्म होती है, जिसमें एस या ईएस ऐड हुआ रहता है। जैसे गो का फिफ्थ फॉर्म गोज हो गया, रीड का फिफ्थ फॉर्म रीड्स हो गया, राइट का फिफ्थ फॉर्म राइट्स हो गया, तो उसको हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। तो यानी कि आपको ये V1 या V5 का यूज़ करने से पहले इस सब्जेक्ट को देखना होगा कि क्या ये सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का होगा और सिंगुलर होगा तो उसके साथ आपको V5 का यूज़ करना है। और अगर वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट या सेकंड पर्सन अगर है तो आपको V1 का ही यूज़ करना है, यानी वर्ब की जो बेस फॉर्म है वही लिखना है। और अगर वो थर्ड पर्सन का है तब उसमें आपको सिंगुलर या प्लूरल देखना पड़ेगा। थर्ड पर्सन का अगर प्लूरल है तो वहाँ पे आप V1 का यूज़ करेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको V5 का यूज़ करना होगा। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट या फिर जो अदर वर्ड आया होगा उसको लिखना है। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हो गया कि वह प्रत्येक शाम को उस बागीचे में टहलता है। ये सेंटेंस हमारा है कि वह प्रत्येक शाम को उस बागीचे में टहलता है। अब यहाँ पे देखिए, प्रत्येक शाम को, ये जो काम इसमें हो रहा है टहलने का, ये प्रत्येक शाम को होता है, यानी कि ये प्रेजेंट टाइम में रिपीट होता है। तो इससे वैसे क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि ये काम रिपीट होता रहता है। और देखिए, इसमें ना तो कहीं पे कोई क्वेश्चन वर्ड है और ना तो इसमें नहीं शब्द आया हुआ है, यानी कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट लिखना होगा। और सब्जेक्ट पता करने के लिए जहाँ पे काम हो रहा है, इसमें काम कौन सा हो रहा है? टहलने का। यहीं पे आप कौन लगा के क्वेश्चन करिए, आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। कौन टहलता है? आंसर मिला वह, यानी कि इसमें सब्जेक्ट हमारा है ही। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लिख दिया ही। अब ही कौन सा पर्सन है? मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, तो वह थर्ड पर्सन। और वह का यूज हम करते हैं केवल एक व्यक्ति के लिए, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब आना चाहिए? फिफ्थ फॉर्म वाला वर्ब आना चाहिए। तो इसमें टहलने का काम हो रहा है, तो टहलना की अंग्रेजी वॉक है, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
तो वॉक का फिफ्थ फॉर्म आपको लिखना होगा, तो वॉक्स हो जाएगा। ही वॉक्स, वह टहलता है। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या बचा। एक है प्रत्येक शाम को और दूसरा है उस बागीचे में। अब प्रत्येक शाम को क्या है, एक टाइम है, और उस बागीचे में क्या है, एक प्लेस है। तो जब एक टाइम और एक प्लेस दिया रहेगा तो पहले आपको प्लेस लिखना है। तो प्लेस इसमें है उस बागीचे में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रेपोजिशन इन का यूज़ करना पड़ेगा, और उसके लिए दैट, इन दैट, और बागीचे के लिए गार्डन। तो ही वॉक्स इन दैट गार्डन, वह उस बागीचे में टहलता है प्रत्येक शाम को, यानी कि एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग। अब ये सेंटेंस हमारा बन गया कि ही वॉक्स इन दैट गार्डन एवरी इवनिंग, वह प्रत्येक शाम को उस बागीचे में टहलता है। इसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसलिए जो हमारा मेन वर्ब है उसकी फिफ्थ फॉर्म आए। इसका रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। और सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं, जिसमें एस या ई एस ऐड हुआ रहता है। देखिए नाउन में एस या ई एस जोड़ के उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे पेन है, सिंगुलर है, पेन्स कर दिए तो प्लूरल हो गया, क्योंकि पेन एक नाउन है तो उसमें एस ई एस जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं। लेकिन इसका अपोजिट वर्ब में एस या ई एस जोड़कर उसको सिंगुलर बनाया जाता है। जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, जैसे गो हो गया, कम हो गया, राइट हो गया, रीड हो गया, तो ये सब प्लूरल फॉर्म है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। जब इसमें हम एस ई एस ऐड करते हैं वर्ब में तब ये सिंगुलर हो जाता है। तो जब भी सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, यानी कि जिसमें एस ई एस ऐड हुआ रहता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, और कौन पढ़ाता है, आंसर मिला मैं, यानी कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई। और इसके तुरंत बाद हमें इसमें वर्ब का यूज़ करना होगा, जो मेन वर्ब, इसमें जो काम हो रहा है पढ़ाने का, पढ़ाना की अंग्रेजी क्या है, टीच। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हम टीच लिखें या फिर टीचर्स लिखें, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। इसके लिए हम देखेंगे आई जो है कौन सा पर्सन है। सबसे पहले इसका पर्सन देख लीजिए, आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है तो ये फिफ्थ फॉर्म लगने का कोई चांस ही नहीं है। फर्स्ट या सेकंड पर्सन अगर है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, तो यहाँ पे सीधे हम टीच लिख देंगे। तो आप केवल एक वचन या बहुवचन मत देखें, इसके लिए आपको पर्सन भी देखना होगा। अगर आपने देखा कि ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो इसमें एस ई एस लगने का कोई चांस ही नहीं है, या फिर सेकंड पर्सन है यू तो उसके साथ भी एस ई एस लगने का कोई चांस नहीं है। केवल थर्ड पर्सन में हमें देखना होगा कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो एस ई एस वाला फॉर्म लगेगा, और प्लूरल है तो एस ई एस वाला फॉर्म नहीं लगेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। ये है सेंटेंस हमारा कि मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, किसे पढ़ाता हूँ, उसे, क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी। तो इसमें उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अंग्रेजी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसको लिखने का क्रम क्या होना चाहिए, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो यानी कि उसे के लिए यहाँ पे लिखेंगे हिम, आई टीच हिम, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे इंग्लिश। तो सेंटेंस हमारा बन गया आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो बस फ्रेंड्स आपको इसमें यही ध्यान देना है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं है। अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आपको एस या ई एस वाला फॉर्म यूज़ करना है, और अगर वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो उसके साथ आपको एस ई एस वाला फॉर्म यूज़ नहीं करना है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसके नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ये किसी भी टेंस का हो, अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना कंपलसरी है। वो किसी भी टेंस का हो, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगना ही चाहिए। केवल अफर्मेटिव में आपको डू या डज का यूज़ नहीं करना होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी आप सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे सब्जेक्ट से, और इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए डू या डज, और फिर इसमें नॉट का यूज़ आपको करना होगा नहीं के लिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखेंगे। देखिए फ्रेंड, जब डू या डज का यूज़ हो जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, तब आपको फिफ्थ फॉर्म बिल्कुल नहीं लगाना है,
क्योंकि नेगेटिव में जब डू डज लगता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डज का यूज़ करते हैं। और डज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म खुद ही है, डज खुद ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यानी कि इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज हो चुका होता है। इसलिए जब डू या डज का यूज कर देते हैं तो आपको मेन वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करना होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको किसका यूज करना होता है, डज का यूज करना होता है। तो जिसके साथ आप एस ई एस लगाते थे उसके साथ आपको डज का यूज करना है, जिसके साथ एस ई एस नहीं ऐड करते थे उसके साथ डू का यूज करना है। अब एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे मेरे दादाजी मुझे कहानी नहीं सुनाते हैं। मेरे दादाजी मुझे कहानी नहीं सुनाते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पता करना है, तो यहाँ पे जहाँ काम हो रहा है वहीं पे कौन लगा के क्वेश्चन कर लीजिए, कौन नहीं सुनाता है। आंसर मिला मेरे दादाजी, तो इसमें सब्जेक्ट है माय ग्रैंडफादर, सब्जेक्ट हो गया हमारा माय ग्रैंडफादर। और इसके बाद इसमें आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना है, क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो ग्रैंडफादर सिंगुलर है या प्लूरल है, सबसे पहले पर्सन इसका देखिए, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, तो मेरे दादाजी थर्ड पर्सन हो गए। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है, दादाजी हमेशा सबके एक ही होते हैं, क्योंकि दादाजी किसको कहते हैं, पिताजी के पिताजी को दादाजी कहा जाता है, और पिताजी तो सबके एक ही होते हैं, यानी कि यहाँ पे ग्रैंडफादर सिंगुलर है। तो माय ग्रैंडफादर के साथ आपको क्या लगाना है, डज का यूज़ करना है, और डज के बाद नॉट आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जब सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज हो गया तो इसके साथ आपको एस ई एस वाला फॉर्म बिल्कुल नहीं लगाना है। तो यहाँ पे सुनाना के लिए आप टेल का यूज करेंगे, तो हो गया माय ग्रैंडफादर डज नॉट टेल। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किसे नहीं सुनाते, मुझे। क्या नहीं सुनाते, कहानी। इसमें भी दो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो पहले आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होगा, मुझे के लिए मी, और फिर कहानी के लिए अ स्टोरी। माय ग्रैंडफादर डज नॉट टेल मी अ स्टोरी, मेरे दादाजी मुझे कहानी नहीं सुनाते हैं। तो इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तुम मेरी मदद नहीं करते हो। अब यहाँ पे कौन मदद नहीं करता, तुम, इसमें सब्जेक्ट हो गया यू, सब्जेक्ट यू हो गया। और इसके बाद देखिए इसमें डू नॉट या डज नॉट लगाना है, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है तो आपको डू लगा देना है। फर्स्ट या सेकंड पर्सन अगर है तो उसमें आपको सिंगुलर प्लूरल देखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट या सेकंड पर्सन के साथ हमेशा डू ही आएगा। अब इसके बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, यू डू नॉट, और फिर मेन वर्ब आना चाहिए, वो भी फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म बिल्कुल नहीं आ सकता है, तो मदद करना है तो हेल्प हो जाएगा, यू डू नॉट हेल्प, मेरी है तो मी। सेंटेंस हमारा बन गया, यू डू नॉट हेल्प मी, तो मेरी मदद नहीं करते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसमें सेंटेंस में कभी नहीं आ जाता है, सेंटेंस में अगर कभी नहीं आ जाता है, तो कभी नहीं आने पर आपको नेवर का यूज़ करना होता है, और नेवर के साथ आप डू डज का यूज़ नहीं करते हैं। डू नेवर या डज नेवर नहीं होता है, नेवर के साथ डू डज का यूज़ नहीं करते हैं। तो जब डू डज का यूज़ नहीं होगा तो आपको फिर से वही देखना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट हमारा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो जो मेन वर्ब है उसकी फिफ्थ फॉर्म हमें लिखनी होगी। एस या ई एस वाला झमेला फिर से हो जाएगा अगर उसमें नेवर आ गया है तो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वह मेरे घर कभी नहीं आता है, वह मेरे घर कभी नहीं आता है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वह के लिए ही, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट वह के लिए हो गया ही, और इसके बाद कभी नहीं इसमें आया, कभी नहीं, तो यहाँ पे आपको नेवर का यूज़ करना होगा, ही नेवर। अब आता है, आना की अंग्रेजी है कम, और अब देखेंगे सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसमें आपको एस ऐड करना पड़ेगा। नेवर के साथ आपको अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको वर्ब में एस ई एस लगाना पड़ेगा। हो गया, ही नेवर कम्स एट माई होम, वह मेरे घर कभी नहीं आता है, ही नेवर कम्स एट माई होम। इस तरह से आप इसके नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, जो येस नो इंट्रोगेटिव होते हैं, जो क्या से स्टार्ट होते हैं हिंदी वाले सेंटेंस, जैसे
क्या तुम उसे पहचानते हो? क्या तुम उसे पहचानते हो? अब देखिए ये इसमें हाँ या ना वाला इसका आंसर होगा। इसको येस नो इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। तो जब भी सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है तो आपको क्या की अंग्रेजी व्हाट सेंटेंस में कहीं नहीं लिखनी होती है। जब भी किसी भी टेंस में, सभी टेंस में ऐसा होता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या से स्टार्ट है तो आपको क्या की अंग्रेजी व्हाट सेंटेंस में लिखनी ही नहीं है। आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले कर देंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगाना है, डू या डज लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लास्ट में ते हो आया हुआ है, तो इसमें डू या डज लगाना है। लेकिन भले ही हमें सबसे पहले डू या डज लगाना है, बट उसके भी पहले हमें सब्जेक्ट पे आना है कि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं है। तो सब्जेक्ट इसमें यू है, तुम है, जो कि सेकंड पर्सन है, तो आपको इसमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे डू का यूज़ कर देंगे। अगर फर्स्ट या सेकंड पर्सन है तो सीधे डू का यूज़ कर देना है। और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब इसमें पहचानना है, यानी कि रिकॉग्नाइज। तो ये हो गया डू यू रिकॉग्नाइज, क्या तुम पहचानते हो किसे, उसे के लिए हो जाएगा हिम। डू यू रिकॉग्नाइज हिम, क्या तुम उसे पहचानते हो। तो जब भी सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको डू या डज का यूज़ करना होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे तो सेंटेंस हमारा कि क्या उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब भी पसंद या नापसंद की बात होती है तो वहाँ भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना होता है। इसमें कोई ता है लास्ट में नहीं आया, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं कि क्या वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, तो तब इसमें लास्ट में ता है आ गया। लेकिन अगर ऐसे लिखा कि क्या उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो इसमें ता है ती है लास्ट में नहीं आया। लेकिन जब आपको याद रखना है कि जब भी पसंद नापसंद की बात होगी तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना होगा। तो क्या उसे पसंद है, उसे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, उसे के लिए ही का यूज़ करते हैं जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए सबसे पहले डज का यूज़ कर देंगे। और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही, और जब डू या डज लग गया तो यहाँ पे आपको वर्ब में एस या एस नहीं लगाना है। तो भले यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फिर भी इसके साथ मेन वर्ब में एस एस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब डज आ चुका है। तो डज ही लाइक, क्या उसे पसंद है, क्या क्रिकेट खेलना। तो देखिए लाइक के साथ यहाँ पे एक और वर्ब आ गया है, खेलना। तो लाइक के साथ जब भी कोई अदर वर्ब भी आ जाता है तो आप उसमें आईएनजी ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा डज ही लाइक प्लेइंग क्रिकेट। आपको इसको जेरन फॉर्म में लिखना होगा, डज ही लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर दो वर्ब आ जाते हैं तो दूसरे वर्ब के पहले या तो आप टू का यूज़ करें, उसको एज ए इन्फिनेटिव लिखें, या फिर वहाँ पे आप अगर लाइक या डिसलाइक है या फिर स्टॉप है या फिर स्टार्ट है तो उसके साथ आप जनरली वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर स्टार्ट है, जैसे वह उसने रोना शुरू कर दिया, उसने रोना शुरू कर दिया, तो ही स्टार्टेड वीपिंग। तो यहाँ पे स्टार्ट है, स्टॉप है या फिर लाइक है, डिसलाइक है, तो उसके साथ जनरली वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, जेरेंट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कोई अगर वर्ब है तो आप वहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं, वर्ब के पहले टू लगा सकते हैं। आप यहाँ भी लिख सकते थे कि डज ही लाइक टू प्ले क्रिकेट, ऐसा भी लिखा जा सकता था, या फिर डज ही लाइक प्लेइंग क्रिकेट। तो आप इसमें ये मत कंफ्यूज होइए कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहाँ से आ गई, क्योंकि ये वर्ब का काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, ये एज अ जीरेंड यहाँ पे यूज़ हुआ है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देख लेते हैं और एग्जाम्पल इसके। जब क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आएंगे तब आप उसे कैसे बनाएंगे, जैसे तुम्हारे पापा हर महीने तुम्हें पैसे क्यों नहीं भेजते हैं, क्यों नहीं भेजते हैं। तुम्हारे पापा हर महीने तुम्हें पैसे क्यों नहीं भेजते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड जो आया हुआ है क्यों, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है क्यों, जो सेंटेंस के बीच में आया, इसका रिप्लाई यस और नो में नहीं हो सकता है। जब भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। पहले आप क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। अब इसके बाद तुरंत डू या डज आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू या डज है, तो यहाँ पे आपको डू या डज का यूज़ करना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पापा। डू या डज का यूज़ करने के लिए आपको सब्जेक्ट देखना होगा, और सब्जेक्ट इसमें तुम्हारे पापा। तो तुम्हारे पापा सिंगुलर हैं या प्लूरल है।
अगर इसमें पापा आ गया तो तुम्हारे हो, हमारे हो, उसके हो, किसी के भी हो, वो सिंगुलर ही हैं। तो यहाँ पे आपको डज का यूज़ करना है। ये हो गया वाई डज। अब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा योर फादर। वाई डज योर फादर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नहीं भी आ गया है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया योर फादर, इसके तुरंत बाद नॉट आ जाएगा। अब नॉट के बाद मेन वर्ब आना चाहिए जो कि है भेजना, तो इसके लिए सेंड हो जाएगा। अब इसमें भी दो दो ऑब्जेक्ट है, किसे नहीं भेजते, तुम्हें, क्या नहीं भेजते, पैसे। तो पहले आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होगा, तुम्हें के लिए यू, और इसके बाद पैसे के लिए मनी। वाई डज योर फादर नॉट सेंड यू मनी। अब हर महीने है तो इसके लिए लिख सकते हैं एवरी मंथ, एवरी मंथ। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि वाई डज योर फादर नॉट सेंड यू मनी एवरी मंथ। इस तरह से आप इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसमें हु आ जाता है, कौन आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड अगर कौन आ जाए तो उसके लिए आपको हु का यूज़ करना होता है। और जब आप हु का यूज़ करते हैं तो आपको सेंटेंस बिल्कुल असर्टिव की तरह बनाना होता है। जब सेंटेंस में हु आ जाता है तो आपको पूरे के पूरे सेंटेंस को असर्टिव की तरह बनाना होगा, इंट्रोगेटिव की तरह नहीं। असर्टिव यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव की तरह। अगर उसमें कौन के साथ साथ नहीं भी है तो नेगेटिव की तरह, और केवल कौन है उसमें नहीं आया तो अफर्मेटिव की तरह बनाना है। तो उसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल हमारा है कि तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ाता है, तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ाता है। और इसका एक नेगेटिव भी ले लेते हैं कि महात्मा गांधी का नाम, महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है। तो इन दोनों सेंटेंस में देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन आया हुआ है, लेकिन इसमें नहीं आया है और इसमें नहीं भी आ गया, कौन नहीं। तो देखिए जब भी कौन आ जाएगा सेंटेंस में तो सबसे पहले आपको कौन यानी जो क्वेश्चन वर्ड है वही लिखना होगा, हु। बट अब यहाँ पे देखिए वैसे तो सभी इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन अगर कौन आ गया तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है। इसको आपको बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह बनाना होगा, अफर्मेटिव के रूल से आपको इसको बनाना है। तो यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 या V5 होना चाहिए, और इसमें हु को सिंगुलर मानेंगे। कौन पढ़ाता है यानी एक ही पर्सन पढ़ाते होंगे तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे पढ़ाना की अंग्रेजी जो टीच है इसका सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे, टीचर्स। हु टीचर्स, कौन पढ़ाता है, किसे, तुम्हें। तो यहाँ पे यू आ जाएगा पहले, और क्या, विज्ञान यानी कि साइंस, हु टीचर्स यू साइंस। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि हु टीचर्स यू साइंस, तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ाता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है। तो यहाँ भी सबसे पहले कौन के लिए हु आएगा, और इसके बाद आपको इसको एक नेगेटिव के रूल से बनाना होगा, नेगेटिव सेंटेंस के रूल से बनाना होगा। जब कौन के साथ साथ नहीं भी आ जाए तो उसको नेगेटिव के रूल से बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। यानी कि हु हमारा हो गया सब्जेक्ट, और इसके बाद आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना है। तो हु सिंगुलर है, यहाँ पे डज नॉट आएगा, हु डज नॉट। जानता है, नो। हु जब प्लूरल होता है तो इसके बाद ऑल का यूज़ होता है, हु ऑल अगर है तो वो प्लूरल हो गया, केवल हु है तो सिंगुलर हो गया। या फिर इसके पहले भी अगर कोई नाउन आया है तो उसको हमें देखना होगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम हु को सिंगुलर या प्लूरल मानते हैं। जनरली अगर हु आता है तो उसको सिंगुलर ही माना जाता है। तो हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता है क्या, महात्मा गांधी का नाम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे द नेम, अब का के लिए ऑफ, द नेम ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो ये सेंटेंस हमने नेगेटिव के रूल से बनाया, जिसमें हु को सब्जेक्ट मान लिया गया, और इसके बाद हु सिंगुलर है तो डज नॉट, हु डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो, द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तो इस तरह से जब भी कौन आ जाएगा सेंटेंस में तो आपको उसको असर्टिव के रूल से बनाना होगा। आई होप आपको ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टेंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस है। पूरे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए इसका जो पहचान है, जो इसका पहचान बताया जाता है कि सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आते हैं। तो जनरली जब ता था, ती थी, ते थे आता है लास्ट में तो वहाँ पे आपको वुड का यूज़ करना चाहिए, और वहाँ पे आपको यूज टू का यूज़ करना चाहिए। बट पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हम कब करेंगे, जब सेंटेंस के लास्ट में आ,
ई ए आ जाए, या फिर इसमें था थी थे ऐड होके आ जाए कि आ था ई थी ए थे, तो वहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना चाहिए। जब भी जैसे मान लीजिए हमारा ये एक टाइम लाइन है, ये हमारा टाइम लाइन है, और मान लीजिए हम अभी यहाँ पे हैं, अभी हम यहाँ पे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, और इसके बाद इसके प्रेजेंट के पहले जो भी कुछ है, प्रेजेंट के पहले जो भी कुछ हो चुका है वो सब क्या है, वो पास्ट है, और इसके आगे जो कुछ होने वाला ये सब क्या है, ये फ्यूचर है। तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कब करेंगे, जब हम पास्ट के किसी भी एक पॉइंट पे, जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो पास्ट के किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम में हुआ था। जब भी हम किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट के किसी एक टाइम में हुआ था, तो वहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना होता है। जैसे हम कल स्कूल गए थे, हम कल स्कूल गए थे, तो कल क्या है, पास्ट का एक टाइम है, बताया गया कि कल हम स्कूल गए थे, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होना चाहिए। और वहीं अगर पास्ट परफेक्ट की हम बात करें, वहाँ भी आ था ई थी ए थे लास्ट में आ सकते हैं। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, तो इसमें भी ए थे आ गया, बट यहाँ पे देखिए इसमें पास्ट के किसी दो एक्शन की बात होती है। पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में पास्ट के किसी दो एक्शन की बात होती है कि ये एक्शन होने से पहले ये एक्शन हो चुका था। इसमें दो एक्शन होना कंपलसरी होता है पास्ट परफेक्ट में, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में एक ही एक्शन होता है। तो ये इसका डिफरेंस आप समझ सकते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का रूल है कि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और डिड क्या है, ये डू का सेकेंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म डन होता है। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है, और पूरे इंग्लिश में आपको सेकेंड फॉर्म का यूज़ कहीं नहीं करना होता है, केवल पास्ट इंडेफिनिट के, और वो भी उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, और इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ नहीं करना है। अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो टेंस के अफर्मेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना होता है। तो जैसे उसमें जब हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगाते थे तो V1 या V5 का यूज़ करते थे, वैसे पास्ट इंडेफिनिट में जब डिड का यूज़ नहीं करेंगे तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखना होगा। तो इस तरह से आपको पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। अब एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने पिछले साल इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। मान लीजिए ये हमारा सेंटेंस है कि मैंने पिछले साल इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पे भले लास्ट में था आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें बार बार रिपीट होने वाले टास्क की बात नहीं हो रही है। इसमें ये नहीं हो रहा कि मैं पास्ट टाइम में इस काम को रिपीट करता था बार बार। तो जब भी पास्ट टाइम में कोई एक्शन बार बार रिपीट होगा तो वहाँ पे वुड का यूज़ आप करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही बार पिछले साल किसी एक टाइम की बात हुई है पास्ट के, कि पिछले साल मैंने इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था, तो यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, किसने जीता था, मैंने, तो मैंने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आई। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया आई, और इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें क्या है, कौन सा काम हो रहा है, जीतने का, तो विन का सेकेंड फॉर्म वॉन हो जाएगा। आई वॉन, मैंने जीता था। अब क्या जीता था, प्रथम पुरस्कार यानी कि फर्स्ट प्राइज। आई वॉन द फर्स्ट प्राइज, ये हो गया आई वॉन द फर्स्ट प्राइज, मैंने पहला पुरस्कार जीता था। अब कहाँ जीता था, इस प्रतियोगिता में, यानी कि इन दिस कॉम्पिटिशन, इस प्रतियोगिता में। आई वॉन द फर्स्ट प्राइज इन दिस कॉम्पिटिशन, मैंने इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। अब इसमें केवल टाइम बचा हुआ है, कब जीता था, पिछले साल, यानी कि लास्ट ईयर। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि आई वॉन द फर्स्ट प्राइज इन दिस कॉम्पिटिशन लास्ट ईयर।
और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पापा कल हमारे लिए समोसे लाए थे। पापा कल हमारे लिए समोसे लाए थे, तो इसमें कल आ गया। जब भी इसमें यस्टरडे आता है या फिर लास्ट आता है या फिर एगो आया हो, जब भी सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट या एगो आता है तो बिल्कुल कंफर्म है कि वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अगर किसी भी सेंटेंस, मान लीजिए इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है, उसमें एगो है या फिर लास्ट आया है या फिर यस्टरडे आया है और उसमें हैज़ या हैव का यूज कर दिया गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया गया है, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे अगर है कि मैंने 2 घंटे पहले चाय पिया है, मैंने 2 घंटे पहले चाय पिया है, तो 2 घंटे पहले ही चाय पी चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए कि आई टुक टी 2 आवर्स एगो, इस तरह से होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए इसका, पापा कल हमारे लिए समोसे लाए थे, इसमें सब्जेक्ट पापा हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे पापा। अब लाए थे, इसमें वर्ब लाना है यानी कि ब्रिंग, और इसका हमें सेकेंड फॉर्म लिखना होगा, और ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होता है। तो क्या पापा ब्रॉट, अब क्या लाए थे, समोसे, रिसोल्स। पापा ब्रॉट रिसोल्स हमारे लिए, फॉर अस, हमारे लिए के लिए फॉर अस। पापा ब्रॉट रिसोल्स फॉर अस, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि पापा ब्रॉट अस रिसोल्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है। पापा ब्रॉट रिसोल्स फॉर अस। अब कल लाए थे, तो कल के लिए यहाँ पे यस्टरडे आ जाएगा क्योंकि इसमें बीते हुए कल की बात हो रही है। तो इसमें सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर आ गया ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड आ गए। तो इस तरह से आपको पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ नहीं करना है बल्कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। अब इसके बाद हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसका नेगेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे उसने तुम्हारा फ़ोन नहीं चुराया था। उसने तुम्हारा फ़ोन नहीं चुराया था। अब देखिए इसमें नहीं आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट ही आना चाहिए। तो किसने नहीं चुराया था, उसने। उसने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, उसने के लिए आप ही या शी का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ही का यूज़ कर दिए। और इसके बाद देखिए इसमें ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना कंपलसरी है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जरूर आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, डिड नॉट। पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे और इसके साथ नॉट आएगा। जब भी नॉट आएगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होना कंपलसरी होता है। ये हो गया ही डिड नॉट। लेकिन फ्रेंड्स अब आपको ध्यान देना है कि जब भी सेंटेंस में डिड का यूज हो जाता है तो आपको मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करना होता है, क्योंकि डिड को अगर देखा जाए तो ये खुद ही सेकेंड फॉर्म है। हमने आपको पहले ही बताया कि डिड डू का सेकेंड फॉर्म है। जब सेंटेंस में डिड का यूज हो गया तो आपको उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना है। जैसे डज जब लग जाता था तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं लगाते थे, क्योंकि डज खुद ही फिफ्थ फॉर्म है। उसी तरह से डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि डिड खुद ही सेकेंड फॉर्म है। तो उसी तरह से डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिड खुद ही सेकेंड फॉर्म है। तो जब भी सेंटेंस में डिड आ गया तो आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे काम हो रहा है चुराने का, तो यहाँ पे स्टील का यूज़ करेंगे। ही डिड नॉट स्टील, उसने नहीं चुराया था क्या, तुम्हारा फ़ोन, यानी कि योर फोन। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया योर फोन। ही डिड नॉट स्टील योर फोन, उसने तुम्हारा फ़ोन नहीं चुराया था। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट का तो आपको नॉट के साथ डिड का यूज़ करना होगा, डिड नॉट। और जब डिड आ जाएगा सेंटेंस में तो हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें सेकेंड फॉर्म कभी नहीं आ सकता है। अब इसके बाद हम इसके इंट्रोगेटिव के भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट वाले जो क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्या तुम कल स्कूल गए थे। क्या तुम कल स्कूल गए थे, तो इसमें बीते हुए कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है। और ये क्या से स्टार्ट है, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिड का यूज़ करना होगा। और इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट इसमें यू है, डिड यू। और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आना चाहिए, गए थे, तो जाना के लिए आप गो का यूज़ करते हैं, क्योंकि डिड है तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो डिड यू गो, क्या तुम गए थे, कहाँ, स्कूल, तो टू स्कूल आएगा।
जब क्लियरली बताया गया हो कि कहाँ पे गए थे तो गो के बाद टू का भी यूज़ करना होगा। लेकिन अगर है कि क्या तुम कल वहाँ गए थे तो वहाँ से नहीं क्लियर है कि कहाँ, तो गो टू देयर नहीं लिखेंगे, सीधे गो देयर लिखा जाएगा। और जब क्लियरली बताया जाए कि स्कूल गए थे, अस्पताल गए थे, मंदिर गए थे, बाजार गए थे, तो वहाँ पे गो के साथ टू लगाना होगा। तो ये हो गया डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे कल के लिए लास्ट में यस्टरडे। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। और अगर इसमें नहीं भी आ गया, क्या तुम कल स्कूल नहीं गए थे, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। और हर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद, तो जहाँ पे सब्जेक्ट यू है इसके बाद नॉट आ जाएगा। डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है और नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे तुमने मेरे जूते कहाँ रखे थे, तुमने मेरे जूते कहाँ रखे थे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ बीच में आ गया है, तो जब भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे। तो कहाँ के लिए वेयर, और रखे थे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, वेयर डिड। अब तुमने इसका सब्जेक्ट है तो यू लिखेंगे, वेयर डिड यू। अब रखे थे, रखना के लिए आप कीप का यूज़ कर सकते हैं, वेयर डिड यू कीप, क्या रखे थे, मेरे जूते, माई शूज़। ये सेंटेंस बन गया कि वेयर डिड यू कीप माई शूज़, तुमने मेरे जूते कहाँ रखे थे। यहाँ पे डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आ सकता है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नहीं भी आ जाए सेंटेंस के बीच में, तब आप कैसे बनाएंगे, जैसे अध्यापक ने कल हमें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाया था। मान लीजिए ये सेंटेंस हमारा है कि अध्यापक ने कल हमें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाया था, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों बीच में आया, तो सबसे पहले क्यों के लिए वाई का यूज़ करेंगे और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डिड, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए द टीचर, वाई डिड द टीचर। और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज़ करना होगा क्योंकि क्यों के साथ साथ नहीं भी आया है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। वाई डिड द टीचर नॉट, पढ़ाया था। अब जब डिड आ गया है तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे टीच। अब किसे पढ़ाया था, हमें यानी कि अस। और क्या नहीं पढ़ाया था, अंग्रेजी, इंग्लिश। और कब नहीं पढ़ाया था, कल, यानी कि यस्टरडे। तो सेंटेंस हमारा बन गया व्हाई डिड द टीचर नॉट टीच अस इंग्लिश यस्टरडे। तो इस तरह से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। और यहाँ भी वही बात है फ्रेंड्स कि अगर हु आ गया, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, अगर कौन आ गया, तो यहाँ पे आपको हु के साथ अगर उसमें नहीं आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। जैसे मेरा पर्स किसने चुराया था, तो हु स्टोल माई पर्स, मेरा पर्स किसने चुराया था। इसमें देखिए इसको अफर्मेटिव की तरह बनाना है, हु को सब्जेक्ट मान के, हु स्टोल माई पर्स। इसमें हु क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और जैसे रहे कि कल स्कूल कौन नहीं आया था, तो हु डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, कल स्कूल कौन नहीं आया था, इसको नेगेटिव की तरह बनाएंगे, हु को सब्जेक्ट मान के, हु डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो इस तरह से हु आने पर आपको इसको असर्टिव की तरह बनाना होगा। तो आई होप आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये ऐसा झमेला किसी भी टेंस में नहीं है कि अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है। अब बाकी जितने भी टेंसेज हैं, केवल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर, और सभी टेंसेज के सभी टाइप के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना ही होता है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। सभी टाइप के सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, लेकिन केवल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा तीसरा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और सबसे पहले अगर इसके हम पहचान की बात करते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारे जो वर्ब होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जो हमारा हिंदी वाला सेंटेंस होगा उसके लास्ट में जो वर्ब आएगा, जो क्रिया होगी, उस क्रिया में डायरेक्ट जुड़ा होगा गा, गी, गे। वैसे तो फ्यूचर के सभी टेंसेस के लास्ट में गा, गी, गे आते हैं,
चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। फ्यूचर के सभी टेंसेस के लास्ट में गा गी गे आते हैं, लेकिन अगर वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसके लास्ट में होगा, होगी या होंगे आएगा। होगा, होगी, होंगे या फिर होंगा, ये आएगा। इसमें होना भी आ जाएगा, होगा, होगी, होंगे, होंगा। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में ये हो नहीं आएगा, केवल गा गी गे। जैसे काम हो रहा है जाने का तो जाएगा, जाएगी, जाएंगे। अगर काम हो रहा है खाने का तो खाएगा, खाएगी, खाएंगे या खाऊंगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो रहा होगा, रही होगी, तो इसमें होगा, होगी, चुका होगा, चुकी होगी, ये सब आते हैं। इसमें होगा, होगी, होंगे आते हैं अदर टेंसेस में। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में क्रिया के तुरंत बाद गा गी गे आता है। जब भी हम फ्यूचर प्लानिंग की बात बताते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जब भी ये बताना हो तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस, तो यानी कि जब भी आप फ्यूचर टाइम की बात करते हैं कि फ्यूचर टाइम में मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है। और अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब हम विल या शैल का यूज़ करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल का यूज़ किया जाता है। और अगर देखें तो फ्यूचर के सभी टेंसेज में विल या शैल का यूज़ होता है, बट अगर कंटिन्यूअस है तो उसमें बी ऐड हो जाता है, विल बी, शैल बी। परफेक्ट है तो हैव ऐड हो जाता है, विल हैव, शैल हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैव बीन ऐड हो जाता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको केवल विल या शैल का यूज़ करना होगा। और फ्रेंड्स, विल या शैल का यूज़ हम नंबर के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। इसके लिए आपको एक वचन या बहुवचन नहीं देखना होगा सब्जेक्ट का, बल्कि विल या शैल का यूज हम करते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग, पर्सन के अनुसार। अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई या वी है, तो उसके साथ आपको शैल का यूज़ करना होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ आपको शैल का यूज़ करना होता है, और सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ आपको विल का यूज़ करना होता है, चाहे वो सिंगुलर है तेरी और फ्रेंड्स, इसमें आपको याद रखना है कि हम विल या शैल का यूज़ नंबर के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। इसके लिए आपको सब्जेक्ट का एक वचन या बहुवचन ये नहीं देखना होगा कि वो एक वचन है या बहुवचन। यहाँ पे आपको पर्सन देखना होगा, इसमें केवल पर्सन मैटर करता है सब्जेक्ट का। अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है तो आपको शैल का यूज़ करना है, और अगर सब्जेक्ट सेकेंड या थर्ड पर्सन है तो आपको विल का यूज़ करना होगा। यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल होने से कोई मतलब नहीं है। और फ्रेंड्स, इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं कि जब भी हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, या फिर एक एम्फैटिक सेंटेंस होता है जब हम अपनी बात पे जोर देते हैं कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा, या फिर किसी से हम वादा करते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इस तरह से जब कोई प्रॉमिस करते हैं, या फिर किसी को हम धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो जब धमकी देंगे, किसी से प्रॉमिस करेंगे, या फिर अपनी बात पे बहुत जोर देते हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ भी विल का यूज़ कर दिया जाता है, यानी कि आई या वी के साथ भी विल का यूज़ किया जाता है। आपने सुना होगा कि आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो ये एक धमकी है, तो आई के साथ विल का ही यूज़ हुआ। अब जैसे मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तो आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, यहाँ पे आपको आई के साथ विल का यूज़ करना है, क्योंकि एक प्रकार का प्रॉमिस है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि कब आपको विल का यूज़ करना है, कब शैल का यूज़ करना है। अब केवल इसके हमें एग्जाम्पल देखने हैं। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करना है। ये केवल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है, और इसके अलावा सभी टेंसेज में अफर्मेटिव में भी आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं कल एक नया फ़ोन खरीदूंगा। मैं कल एक नया फ़ोन खरीदूंगा। अब इसमें आने वाले कल की बात हो रही है कि आने वाले कल में मैं ये काम करूंगा, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन खरीदेगा, मैं, यानी कि आई। अब आई, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन है तो आपको शैल का यूज़ करना है, आई शैल। और अगर होता है कि मैं कल एक नया फ़ोन ज़रूर खरीदूंगा, तो आई के साथ विल लगा सकते थे, बट यहाँ पे आप आई के साथ शैल का यूज़ करेंगे। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें खरीदना है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, चाहे वो कोई भी टाइप हो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो आई शैल खरीदूंगा के लिए बाय या फिर परचेज का यूज़ कर सकते हैं, आई शैल बाय।
क्या खरीदूंगा? एक नया फ़ोन, यानी कि अ न्यू फ़ोन। आई शैल बाय अ न्यू फ़ोन, और कल के लिए लास्ट में आपको टुमारो का यूज़ करना होगा, क्योंकि इसमें आने वाले कल की बात हो रही है। आई शैल बाय अ न्यू फ़ोन टुमारो, मैं कल एक नया फ़ोन खरीदूंगा। इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन था, इसलिए यहाँ पे शैल का यूज़ हो गया है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मम्मी कल पकौड़े बनाएंगी। मम्मी कल पकौड़े बनाएंगी, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन बनाएगा? मम्मी, यानी कि मॉम। और इसके बाद मम्मी थर्ड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, तो मम्मी थर्ड पर्सन हो गई। तो थर्ड पर्सन के साथ आपको विल का यूज़ करना होगा, सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ। तो मॉम विल बनाएंगी, बनाने के लिए आप मेक का यूज़ कर सकते हैं, और पकौड़े की अंग्रेजी होती है फ्रिटर्स। मॉम विल मेक फ्रिटर्स, मम्मी पकौड़े बनाएंगी कब? कल। तो इसके लिए यहाँ भी लगाएंगे टुमारो। हो गया, मॉम विल मेक फ्रिटर्स टुमारो, मम्मी कल पकौड़े बनाएंगी। अब अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर देना है, यानी कि विल नॉट या शैल नॉट। जैसे हम कल, या फिर कर देते कि हम अगले साल इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें अगले साल की बात हो रही है, जो भी आया भी नहीं है, तो यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। हम अगले साल इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, और इसमें सब्जेक्ट हम है, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा वी। नेगेटिव में भी पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, और वी फर्स्ट पर्सन है इसलिए शैल आएगा। अब ये नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, वी शैल नॉट। पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पढ़ना के लिए आप स्टडी का यूज़ कर सकते हैं, वी शैल नॉट स्टडी, हम नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे रीड का यूज़ क्यों नहीं किया गया? क्योंकि रीड का मतलब केवल पढ़ना होता है, रीड का मतलब पढ़ना होता है। जब सेंटेंस में बताया गया हो कि क्या पढ़ने की बात हो रही है, तो वहाँ पे आपको रीड का यूज़ करना चाहिए। और हम इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, स्कूल में केवल पढ़ा ही नहीं जाता है, लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, याद भी किया जाता है, तो ये सभी चीज़ें स्टडी में आ जाती हैं। और पढ़ना, केवल पढ़ना के लिए आपको रीड का यूज़ करना होता है। जैसे बताया गया कि वह अखबार पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, वह इतिहास पढ़ रहा है, भूगोल पढ़ रहा है, तो वहाँ पे आप रीड का यूज़ कर सकते हैं। तो वी शैल नॉट स्टडी, हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट के सभी टाइप के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वी शैल नॉट स्टडी, कहाँ नहीं पढ़ेंगे? इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल। वी शैल नॉट स्टडी इन दिस स्कूल, हम इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। और कब? अगले साल। अगले साल के लिए नेक्स्ट ईयर। वी शैल नॉट स्टडी इन दिस स्कूल नेक्स्ट ईयर। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, अगर वो क्या से स्टार्ट हो, जैसे क्या तुम अगले हफ्ते मुंबई जाओगे? क्या तुम अगले हफ्ते मुंबई जाओगे? अब सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और इसमें सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन, तो सीधे आपको विल का यूज़ कर देना है। और फिर सब्जेक्ट आएगा यू, विल यू। जाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ पे जाओगे बताया गया है, तो टू का यूज़ करेंगे, टू मुंबई। विल यू गो टू मुंबई, क्या तुम मुंबई जाओगे अगले हफ्ते, यानी कि नेक्स्ट वीक। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि विल यू गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, क्या तुम अगले हफ्ते मुंबई जाओगे। अब अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं तो आपको क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले कर देना है। जैसे हो गया, जैसे आप लिख सकते हैं कि वह तुम्हारे पैसे क्यों नहीं लौटाएगा। वह तुम्हारे पैसे क्यों नहीं लौटाएगा। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों बीच में आ गया, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, और इसके बाद हेल्पिंग वो विल या शैल। अब वह है थर्ड पर्सन है तो आपको विल का यूज़ करना है, वाई विल, फिर सब्जेक्ट आएगा ही, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। और इसमें नहीं भी आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट होना चाहिए। जब क्वेश्चन वर्ड भी हो और नहीं भी हो तो नॉट कहाँ पे लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। वाई विल ही नॉट, अब नॉट के बाद मेन वर्ब आएगा लौटाएगा। लौटाना के लिए आप यहाँ पे रिटर्न का यूज़ कर सकते हैं, रिटर्न। वाई विल ही नॉट रिटर्न तुम्हारे पैसे, योर मनी।
तो सेंटेंस हमारा बन गया कि वाई विल ही नॉट रिटर्न योर मनी, वह तुम्हारे पैसे क्यों नहीं लौटाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बहुत ही ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जब भी इसमें धमकी दिया गया होगा या फिर प्रॉमिस किया गया होगा या फिर अपनी बात पर जोर दिया गया होगा कि मैं ये काम अवश्य करूँगा, ज़रूर करूँगा, तो वहाँ पे आई या वी के साथ भी विल का यूज़ कर दिया जाता है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कंटिन्यूअस टेंस। और फ्रेंड्स ये इतने इजी टेंस होते हैं कि हम इसमें तीनों कंटिन्यूअस टेंस को एक साथ देख सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये तीनों टेंसेस को हम लोग एक साथ पढ़ सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये इतने इजी टेंस है कि हम इन तीनों टेंसेस को एक साथ बहुत ही आराम से सीख सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले अगर हम इसके पहचान की बात करें तो कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा जो एक्शन होता है उसके प्रोसेस में होने की बात होती है। केवल यही बताया जाता है कि जो इसमें एक्शन हो रहा है वो प्रोसेस में है। कंटिन्यूअस टेंस में केवल एक्शन के प्रोसेस में होने की बात होती है। उसमें ये नहीं बताया गया होता है कि वो कब से प्रोसेस में है और कब तक प्रोसेस में रहेगा। तो इसमें केवल एक्शन के प्रोसेसिंग की बात होती है कि इसमें जो एक्शन हो रहा है वो प्रोसेस में है, यानी कि चल रहा है। अगर प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन प्रोसेस में है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और ये बताया जाए कि पास्ट टाइम में कोई काम प्रोसेस में था, जैसे वह सो रहा था या फिर वह लिख रहा था, तो पास्ट टाइम में कोई एक्शन अगर प्रोसेस में था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। और फ्यूचर टाइम में अगर कोई एक्शन प्रोसेस में रहेगा, ये बताया जाए जैसे हम अगले हफ्ते टूर पर जा रहे होंगे, तो जब फ्यूचर टाइम में कोई एक्शन प्रोसेस में रहेगा तो वहाँ पे आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ करना है। इसमें ये नहीं बताया जाएगा कि काम कब से हो रहा है। अगर ये बता दिया जाएगा तो सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाता है। अगर उसका स्टार्टिंग टाइम भी बता दिया जाए, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह से इसमें स्टार्टिंग टाइम दे दिया गया तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। बट कंटिन्यूअस टेंस में ये स्टार्टिंग टाइम नहीं होना चाहिए, केवल काम प्रोसेस में होना चाहिए। तो अगर इसके हिंदी वाले सेंटेंस के पहचान की बात करें तो हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और अगर रहा था पास्ट में रहेगा तो क्या आएगा, रहा था, पास्ट में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट के लास्ट में आएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो उसके लास्ट में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब आएगा। और अगर इसके हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर का। और पास्ट कंटिन्यूअस में हम वॉज, वर का यूज़ करते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी या शैल बी का यूज़ करते हैं, विल बी या शैल बी। और इसको यूज़ करने का तरीका वही है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल बी आएगा और सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ विल बी आएगा। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज का यूज़ करना है। वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ भी वॉज का यूज़ किया जाता है, तो सिंगुलर के साथ आपको वॉज का यूज़ करना है, प्लूरल के साथ वर का यूज़ करना है। और इज, एम, आर का यूज़ आपको पता ही है कि केवल आई के साथ एम का यूज़, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज आएगा और प्लूरल के साथ आर आएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं इसको हम कैसे सेंटेंस। तो फ्रेंड्स अब हम इन सभी टेंसेस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, और अगर इसमें वर्ब की फॉर्म की बात करें तो किसी भी सेंटेंस में अगर काम के प्रोसेस में होने की बात होती है तो वहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। और इसमें तीनों टेंसेस में काम के प्रोसेस में होने की बात होती है, यानी कि तीनों में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ करना है।
पूरे बरहो टेंस में से 6 टेंस में तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। सभी कॉन्टिन्यूअस और सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक छोटा लड़का सड़क पार कर रहा है। एक छोटा लड़का सड़क पार कर रहा है, तो इसमें प्रेजेंट टाइम में एक छोटे लड़के के द्वारा सड़क पार करने का काम प्रोसेस में है। वो सड़क पार कर रहा है, अभी कर चुका नहीं है। और कब से सड़क पार कर रहा है ये इसमें नहीं बताया गया है। तो यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में काम प्रोसेस में है। तो सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट पता करने के लिए आप कौन लगा के क्वेश्चन करिए, कौन पार कर रहा है। आंसर मिला एक छोटा लड़का, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हो गया अ लिटिल बॉय। अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का। अब इसमें देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसमें इज एम आर आना चाहिए। और एक छोटा लड़का है और वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ इज आना चाहिए। अ लिटिल बॉय इज पार कर रहा है, तो इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्रॉसिंग, और सड़क के लिए द रोड। अ लिटिल बॉय इज क्रॉसिंग द रोड। अब अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस रहता है, जैसे अध्यापक हमें गणित नहीं पढ़ा रहे हैं। अध्यापक हमें गणित नहीं पढ़ा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नेगेटिव में एज एम आर के साथ या वॉज वर के साथ या फिर विल। और तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, जैसे विल बी, शैल बी, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो इसके नेगेटिव में आप क्या करेंगे, दोनों के बीच में नॉट लगाएंगे। विल नॉट बी, शैल नॉट बी। जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, तो नेगेटिव में हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। तो जब भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है हेल्पिंग वर्ब, तो नेगेटिव में नॉट कहाँ लगाएंगे, दोनों शब्दों के बीच में लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाला नेगेटिव रहेगा तो विल नॉट बी, शैल नॉट बी लगाना होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया द टीचर, नेगेटिव है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा द टीचर। और पढ़ा रहे हैं, सिंगुलर है, तो इज आएगा, द टीचर इज। नहीं आ गया तो नॉट, द टीचर इज नॉट। पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, टीचिंग। और किसे, हमें, अस। और क्या, मैथ्स। ये हो गया द टीचर इज नॉट टीचिंग अस मैथ्स। टीचर हमें मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं। अब देखिए अगर सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो जाता है, जैसे क्या कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। क्या कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो जब भी क्या से स्टार्ट हो जाता है तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले करते हैं। और कोई यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको इज का यूज़ करना होगा। इज समवन, कोई के लिए समवन का यूज़ कर देंगे। इज समवन खटखटा रहा है, तो खटखटाना के लिए नॉक का यूज़ करते हैं और इसका आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, नॉकिंग। इज समवन नॉकिंग। और नॉक के साथ हमेशा एट का यूज़ होता है, तो दरवाजे के पहले एट का यूज़ करेंगे, एट द डोर। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि इज समवन नॉकिंग एट द डोर। क्या कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। क्या तुम मुझे बुला रहे हो, आर यू कॉलिंग मी। तो जब भी क्या से स्टार्ट होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले करना होता है। ये तो आपको सभी टेंसेस में ऐसा करना है। अब अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे हो गया कि ग्वाला आज जैसे कि तुम मुझे अपनी कॉपी क्यों नहीं दिखा रहे हो। तुम मुझे अपनी कॉपी क्यों नहीं दिखा रहे हो। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यों बीच में आ गया, तो सबसे पहले वाई का यूज़ करेंगे और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। सब्जेक्ट यू है और रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यू के साथ आर आएगा, वाई आर, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, वाई आर यू।
और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसमें नहीं भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। वाई आर यू नॉट, दिखा रहे हो, दिखाना की अंग्रेजी शो है तो इसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे शोइंग, किसे, मुझे, मुझे के लिए मी हो जाएगा। क्या, अपनी कॉपी, यू के साथ अपनी के लिए योर का यूज करेंगे, योर नोटबुक। ये हो गया वाई आर यू नॉट शोइंग मी योर नोटबुक। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस का रहता है तो इसमें क्या अंतर आएगा, जो हमारा हिंदी वाला सेंटेंस है इसके लास्ट में है, हूँ, है के जगह पे था, थी, थे हो जाएगा। एक छोटा लड़का सड़क पार कर रहा था। अब ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसके सेंटेंस में क्या चेंजिंग आएगा, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है, बाकी सब सेम वैसे रहेगा। तो एक छोटा लड़का है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको इज के जगह पे वॉज का यूज कर देना है। तो बस ये सेंटेंस हमारा बन गया, अ लिटिल बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड, एक छोटा लड़का सड़क पार कर रहा था। केवल आपने इज के जगह पे वॉज कर दिया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अध्यापक हमें गणित पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक हमें गणित पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कि अध्यापक हमें गणित नहीं पढ़ा रहे होंगे। और अगला एग्जाम्पल है कि अध्यापक हमें गणित नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर इसको पास्ट में कर दिया जाए तो अध्यापक हमें गणित नहीं पढ़ा रहे थे हो जाएगा। तो टीचर यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे आपको केवल इसके जगह पे वॉज कर देना है। ये हो गया द टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस मैथ्स। अब अगर इसको फ्यूचर में बनाना है हमें कि एक छोटा लड़का सड़क पार कर रहा होगा, या फिर यहाँ पे वह कर देते हैं कि वह छोटा लड़का सड़क पार कर रहा होगा, तो वह के लिए आपको यहाँ पे द का यूज़ कर देना है कि द लिटिल बॉय, और कर रहा होगा इसमें आया हुआ है तो इसमें विल बी या शैल बी आना चाहिए, और लिटिल बॉय थर्ड पर्सन है तो विल बी आएगा। द लिटिल बॉय विल बी क्रॉसिंग द रोड, इस तरह से बन गया। अब अगर अध्यापक हमें गणित नहीं पढ़ा रहे होंगे, ये अगर फ्यूचर में होता तो आप क्या करेंगे, इसमें विल और शैल के बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बी आएगा, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं तो विल नॉट बी, शैल नॉट बी इंट्रोगेटिव में आएगा। तो द टीचर विल, यहाँ पे टीचर थर्ड पर्सन है तो विल नॉट बी, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग अस मैथ्स। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसके बाद देखिए, अगर इंट्रोगेटिव होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, क्या कोई दरवाज़ा खटखटा रहा होगा, अगर ये है तो आपको केवल सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है विल या शैल, लेकिन केवल विल या शैल ही यूज करेंगे सबसे पहले, और बी का यूज आपको सब्जेक्ट के बाद करना है। विल समवन बी, ये हो जाएगा विल समवन बी नॉकिंग एट द डोर, इस तरह से सेंटेंस होना चाहिए। अब जैसे अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, तुम मुझे अपनी कॉपी क्यों नहीं दिखा रहे होगे, अगर ये है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल बी शैल बी, इसका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आपको केवल विल या शैल पहले लगाना है, तो इसमें सब्जेक्ट यू है सेकंड पर्सन, तो यहाँ पे विल आ जाएगा, वाई विल यू नॉट बी। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट के बाद बी आएगा, वाई विल यू नॉट बी शोइंग मी योर नोटबुक। इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन तीनों के सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस हैं इसमें आपको ध्यान देना होगा कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, दो सिचुएशन में लास्ट में आ सकते हैं। एक तो जब हम फ्यूचर टाइम की बात करेंगे, जैसे हम कल इस समय सो रहे होंगे, हम कल इस समय सो रहे होंगे, तो सो रहे होंगे कल इस समय, कल की इसमें बात हुई। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, या फिर अध्यापक हमें पढ़ा रहे होंगे, या फिर जैसे हो गया कि मम्मी खाना बना रही होंगी, तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम गेस कर रहे हैं कि कोई इस समय क्या कर रहा होगा, तो वहाँ पे विल बी शैल बी के जगह पे आपको वुड बी का यूज़ कर देना होता है। अगर प्रेजेंट टाइम में गेस किया जा रहा है कि कोई इस समय क्या कर रहा होगा प्रेजेंट टाइम में, तो आपको विल बी शैल बी की जगह पे वुड बी का यूज़ करना होता है। जब फ्यूचर टाइम की बात होगी तभी आप इसमें विल बी शैल बी का यूज़ करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स अब ये कंटिन्यूअस टेंस आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टेंस, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस। और जैसा कि आप जानते हैं कि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, यानी कि इसमें जो एक्शन हो रहा है, इस टेंस में जो एक्शन होता है उसके पूरा होने की बात होती है, कंप्लीट होने की बात होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर पहचान की बात करते हैं हिंदी वाले सेंटेंस की, तो इसमें जो एक्शन होगा, जो इसमें क्रिया होगी, उसके लास्ट में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, लिया है, दिया है, गया है, इस तरह से लास्ट में क्या आ जाएगा, आ है, ई है, ए है, ये सभी चीज़ें आती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में जनरली चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, ये सभी वर्ड्स आते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम दो सिचुएशन में कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम दो सिचुएशन में कर सकते हैं। एक तो जब भी हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बात करेंगे, जब भी हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कोई भी चीज़ हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है। जैसे मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया है, मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया है, यानी कि मैंने आज तक पिज़्ज़ा नहीं खाया है, यहाँ पे ये बात हो रही है। पूरी लाइफ में, यानी पैदा होने से लेकर आज तक मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया है, तो यहाँ पे एक लाइफ के एक्सपीरियंस की बात हो रही है। अब जैसे कहना कि मैं ताजमहल देख चुका हूँ, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, यानी कि मैं अपनी पूरी लाइफ में पैदा होने से लेकर अब तक मैं ताजमहल देख चुका हूँ। यहाँ पे एक लाइफ के एक्सपीरियंस की बात हो रही है। तो जब भी एक लाइफ एक्सपीरियंस की बात होती है तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर कोई एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, अगर कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है, रिसेंटली कंप्लीटेड टास्क के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम करते हैं लाइफ एक्सपीरियंस के लिए। जब भी हम जीवन के अपने अनुभव बताएंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, या फिर कोई एक्शन अभी अभी फिनिश हुआ है तो वहाँ भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसमें एक्शन भले पास्ट में होता है लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट टाइम तक रहता है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, अब इसके हम हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम एज अ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करते हैं? हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। और यहाँ भी वही बात है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फिफ्थ फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पर आपको हैज़ का यूज़ करना है, और फर्स्ट या सेकंड पर्सन के साथ हैव, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी आपको हैव का यूज़ करना है। फर्स्ट या सेकंड पर्सन यानी आई, वी, यू के साथ तो हैव लगेगा ही, और थर्ड पर्सन में जो प्लूरल होंगे सब्जेक्ट उसके लिए आपको हैव का यूज़ करना होगा, और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आपको हैज़ का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि सभी परफेक्ट टेंस में, जैसे सभी कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, उसी तरह से सभी परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हो गया कि मैं उसके मम्मी पापा से मिल चुका हूँ। मैं उसके मम्मी पापा से मिल चुका हूँ। अब यहाँ पे बात हो रही है कि मैं अभी तक, प्रेजेंट टाइम तक मैं उसके मम्मी पापा से मिल चुका हूँ, मैं एक बार उसके मम्मी पापा से मिल चुका हूँ। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपीरियंस की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं के लिए हो जाएगा आई, और आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और जैसे ही फर्स्ट पर्सन है आपको तुरंत यहाँ पे हैव का यूज़ कर देना है, आई हैव। अब मिल चुका हूँ, मीट का यहाँ पे थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना है, तो मैट, आई हैव मैट, मैं मिल चुका हूँ उसके मम्मी पापा से, यानी कि हर पेरेंट्स। आई हैव मेट हर पेरेंट्स, मैं उसके मम्मी पापा से मिल चुका हूँ। तो इस तरह से आपको इसको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़, और इसके अलावा अगर वो फर्स्ट या सेकंड पर्सन है तो हैव, और थर्ड पर्सन का प्लूरल है तब भी आपको हैव का यूज़ करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आपको लिखना है। अब जैसे कहना होगा कि वह अपने कपड़े साफ
कर चुकी है, वह अपने कपड़े साफ कर चुकी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें रिसेंटली कंप्लीटेड टास्क की बात हो रही है कि वह अपने कपड़े साफ कर चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, वह के लिए हो जाएगा शी, और शी यहाँ पे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। शी हैज़, अब साफ कर चुकी है यानी कि वॉश्ड, शी हैज़ वॉश्ड, क्या साफ कर चुकी है, अपने कपड़े, तो शी के साथ अपने के लिए आपको हर का यूज़ करना होगा, हर क्लोथ्स। तो सेंटेंस हमारा बन गया शी हैज़ वॉश्ड हर क्लोथ्स। और इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है कि मैं उसके मम्मी पापा से नहीं मिल चुका हूँ या नहीं मिला हूँ, अगर ये बात होती है मैं उसके मम्मी पापा से नहीं मिला हूँ, अगर इस तरह का सेंटेंस रहता है यानी कि मैं अभी तक प्रेजेंट टाइम तक मैं उसके मम्मी पापा से नहीं मिला हूँ, तो यहाँ भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है। तो इसमें हैव के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। नेगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो आई हैव नॉट मेट हर पेरेंट्स, मैं उसके मम्मी पापा से नहीं मिला हूँ। अगर रहता है कि वह अपने कपड़े साफ नहीं कर चुकी है, तो शी हैज़ नॉट वॉश्ड हर क्लोथ्स, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर देना है। अब अगर ये इंट्रोगेटिव होता है, जैसे ये क्या से स्टार्ट हो जाए, क्या वह अपने कपड़े साफ कर चुकी है, अगर इस तरह का सेंटेंस हो, क्या वह अपने कपड़े साफ कर चुकी है, तो आपको करना क्या है, केवल इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देना है। ये जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है, इसका जो जगह है वो बदल देना है, यानी सब्जेक्ट के जगह पे हैज़ और हैज़ के जगह पे सब्जेक्ट, बस यही करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैज शी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा शी, पूरा सेंटेंस बन गया हैज शी वॉश्ड हर क्लोथ्स, क्या वह अपने कपड़े साफ कर चुकी है, हैज शी वॉश्ड हर क्लोथ्स। तो जब भी क्या से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब अगर क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं तो उसको भी देख लेते हैं, जैसे तुमने मेरे लिए खाना क्यों नहीं परोसा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा वाई, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होना चाहिए, और सब्जेक्ट इसमें तुमने सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे, वाई हैव, और फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट तुमने है तो यू, वाई हैव यू। और इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नहीं भी आया यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो नॉट कहाँ पे आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद, तो वाई हैव यू नॉट। और इसके बाद परोसा है, मेन वर्ब इसमें सर्व है तो इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे सर्व्ड, वाई हैव यू नॉट सर्व्ड फूड, खाना क्यों नहीं परोसा है। अब मेरे लिए क्या आप के लिए लिख सकते हैं, फॉर मी, ये हो गया वाई हैव यू नॉट सर्व्ड फूड फॉर मी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जब भी आप लाइफ एक्सपीरियंस की बात करेंगे या फिर रिसेंटली कंप्लीटेड टास्क की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और लोग सबसे ज़्यादा इसी से डरते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें दो एक्शन की बात होती है। अगर देखा जाए तो इसमें दो क्लॉज आते हैं, दो क्लॉज वाले सेंटेंस होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले पहचान हम देखते हैं कि इसमें सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, ये सब आएंगे हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, आया था, सोया था, नहाया था, खाया था, इस तरह के इसमें सेंटेंस के लास्ट में वर्ड्स आएंगे। अब इसके अगर हम यूज़ की बात करें, इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो जब भी पास्ट के किसी दो एक्शन की बात होगी, पास्ट के किसी दो एक्शन की बात होने पर कि इस एक्शन के पहले वो एक्शन हो चुका था, पास्ट के किसी दो एक्शन की बात होने पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दो काम हो रहा है, मेरे स्टेशन पहुंचने का और ट्रेन के जाने का, दो काम इसमें हो रहा है।
तो एक काम होने के पहले दूसरा काम हो चुका था या फिर एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ था। जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं तो वहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। तो इसके अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। और हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं हैड का। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हैड का यूज़ करना होता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जब दो एक्शन होते हैं यानी कि दो क्लॉज होंगे तो इसमें एक क्लॉज बनता है पास्ट परफेक्ट के रूल से और दूसरा क्लॉज हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के रूल से। पहला क्लॉज यानी कि एक क्लॉज बनेगा पास्ट परफेक्ट और एक क्लॉज बनेगा पास्ट इंडेफिनिट के रूल से। अब कौन सा पास्ट परफेक्ट और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है ये हम आगे देखते हैं। इसको पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। अब यहाँ पे देखिए दो एक्शन हो रहा है, स्टेशन पहुंचने का और ट्रेन के जाने का। और देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसमें दो क्लॉज आए हुए हैं। पहला क्लॉज है जब मैं स्टेशन पहुंचा, यहाँ पे एक क्लॉज हो गया। तो ट्रेन जा चुकी थी, ये दूसरा क्लॉज हो गया। अब इसमें हमें देखना है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर इसमें दो क्लॉज आए हैं तो एक डिपेंडेंट वाला है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या हम अगर किसी से केवल इतना कहें कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, केवल इतना किसी से कह दें कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, बस इतना कह के चले आए, तो उसको पूरा मीनिंग नहीं समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको इतना बोलना पड़ेगा, दो ट्रेन जा चुकी थी, तब बात हमारी कंप्लीट होगी। यानी कि ये जो हमारा क्लॉज है जब मैं स्टेशन पहुंचा, ये डिपेंड है इस वाले क्लॉज पर। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ट्रेन जा चुकी थी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसी को पहले ट्रांसलेट करना है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसका कंप्लीट सेंस है, जैसे ट्रेन जा चुकी थी, तो इसको हमें पहले ट्रांसलेट करना है और वो भी पास्ट परफेक्ट के रूल से। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जनरली सबसे पहले दूसरा सब्जेक्ट लिखते हैं और इसके बाद हैड का यूज़ करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे दूसरा वाला। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है, जब सेंटेंस में पहले आएगा कि ये एक्शन होने के पहले वो एक्शन हो चुका था। सबसे पहले दूसरा सब्जेक्ट, फिर हैड का यूज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर लगा के आपको पहला सब्जेक्ट लिखना होगा और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर पहला ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जब आया हुआ है तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसी को आप ट्रांसलेट करेंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप पास्ट परफेक्ट के रूल से बनाएंगे। आपको याद रखना है कि जो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसका कंप्लीट सेंस है उसको पास्ट परफेक्ट के रूल से लिखना है। जैसे ट्रेन जा चुकी थी, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे द ट्रेन और इसके बाद यहाँ पे हैड का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। ऐसे यहाँ पे बनाया गया। सबसे पहले दूसरा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट मैं है, दूसरा सब्जेक्ट ट्रेन है, तो पहले दूसरा सब्जेक्ट लिखा गया द ट्रेन और उसके बाद हैड का यूज़ हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जैसे यहाँ पे बिफोर का यूज़ हुआ है, यहाँ पे जब आया है तो बिफोर की जगह पे व्हेन का यूज़ कर सकते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन और इसके बाद पहला सब्जेक्ट होना चाहिए, पहला सब्जेक्ट मैं है तो इसके लिए आई हो जाएगा, व्हेन आई। फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है, तो यहाँ पे दूसरे वाले क्लॉज में हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना होगा। तो व्हेन आई पहुँचा के लिए रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड कहाँ पहुँचा, स्टेशन। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड स्टेशन। अगर आप चाहे तो अगर व्हेन वाला जो क्लॉज है उसको आप पहले भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। इसका आप क्रम बदल सकते हैं लेकिन इसका टेंस नहीं बदल सकते हैं, यानी कि केवल जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसी को आपको पास्ट परफेक्ट के रूल से बनाना है और डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था।
ये तो बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट टेंस का कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, किसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, मरीज मर चुका था। केवल इतना हम बोलें कि डॉक्टर के आने से पहले तो ये अधूरा लग रहा है, लेकिन मरीज मर चुका था इसका कंप्लीट सेंस है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सबसे पहले इसको हमें पास्ट परफेक्ट के रूल से बनाना होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, देखिए इसमें पहला सब्जेक्ट डॉक्टर, दूसरा सब्जेक्ट मरीज है, तो सबसे पहले दूसरा सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे फॉर्मूले के अनुसार। सबसे पहले दूसरा सब्जेक्ट, तो मरीज है तो हो जाएगा द पेशेंट, द पेशेंट। और इसके बाद हैड का यूज़ करना है, इसको पास्ट परफेक्ट के रूल से बनाना है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो द पेशेंट हैड, अब डाई का थर्ड फॉर्म लिखेंगे डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पहले आया हुआ है तो बिफोर का यूज़ कर देंगे, बिफोर, और बिफोर के बाद पहला सब्जेक्ट जो कि डॉक्टर है यहाँ पे, तो बिफोर द डॉक्टर, द डॉक्टर। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, डॉक्टर के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, आने का, तो कम का सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरह से आपको बनाना होगा जब इसमें दो क्लॉज आएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में एक ही क्लॉज होते हैं लेकिन फिर भी उसमें दूसरा एक्शन छिपा रहता है। जैसे देख लेते हैं कि मैंने पहले यह मूवी नहीं देखी थी, मैंने पहले यह मूवी नहीं देखी थी। तो या फिर कभी नहीं कर देते हैं कि मैंने पहले यह मूवी कभी नहीं देखी थी, मैंने पहले यह मूवी कभी नहीं देखी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे देखिए दूसरा एक्शन छिपा है, मैंने पहले यह मूवी कभी नहीं देखी थी, यानी कि इसके पहले वो अभी देखा उस मूवी को, इसलिए कह रहा है कि मैंने पहले यह मूवी कभी नहीं देखी थी, यानी कि वो अभी अभी देखा है कुछ समय पहले। तो मैंने यह मूवी पहले कभी नहीं देखी थी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई और इसके बाद हैड का यूज़ करना है। फिर कभी नहीं आया तो नेवर लगा देंगे, आई हैड नेवर देखी थी, वॉच्ड, आई हैड नेवर वॉच्ड, मूवी देखने के लिए आप वॉच का यूज करते हैं, तो आई हैड नेवर वॉच्ड यह मूवी, दिस मूवी, आई हैड नेवर वॉच्ड दिस मूवी, और पहले के लिए लास्ट में लगा सकते हैं बिफोर, आई हैड नेवर वॉच्ड दिस मूवी बिफोर, मैंने पहले कभी यह मूवी नहीं देखी थी। तो इसमें ऐसे एक क्लॉज वाले भी सेंटेंस आ सकते हैं लेकिन उसमें दूसरा वाला एक्शन छिपा रहता है। अब देखिए इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, अगर रहता है कि मरीज नहीं मरा था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, तो इसमें जो हमारा पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस है, जो हैड वाला क्लॉज है, वही हमारा मेन क्लॉज है। नेगेटिव अगर बनाना होगा तो हम हैड के बाद नॉट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो जो हमारा हैड वाला क्लॉज है उसी को नेगेटिव बनाएंगे, और अगर इंट्रोगेटिव हो गया तब भी हैड वाले क्लॉज को इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जैसे क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, अगर ये सेंटेंस है तो यहाँ भी आपको देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसमें केवल थोड़ा सा चेंजिंग करना है, केवल हैड को आपको उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देना है। तो क्या हो जाएगा, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस सेम वैसे रहेगा, केवल आपको जो हेल्पिंग वर्ब हैड है उसको सब्जेक्ट के पहले ला के रख देना है। तो कहने का मतलब है कि अगर इसमें सेंटेंस नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तो जो हैड वाला क्लॉज हमने बनाया है उसी को आपको नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव के रूल से लिखना होगा। लेकिन ऐसा आपको तभी करना है जब इसमें जब आएगा या फिर पहले आ जाएगा, यानी कि बिफोर या व्हेन के साथ आपको ऐसा करना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कभी कभी इसमें आफ्टर का भी यूज़ हो जाता है, तब हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। एक इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल पहले हम देख लेते हैं। जैसे हो गया, पापा के दफ्तर जाने से पहले, पापा के दफ्तर जाने से पहले
तुमने नाश्ता क्यों नहीं तैयार किया था। ये सेंटेंस हमारा है कि पापा के दफ्तर जाने से पहले तुमने नाश्ता क्यों नहीं तैयार किया था। अब इसमें किस वाले क्लॉज का पूरा सेंस निकल रहा है, तुमने नाश्ता क्यों नहीं तैयार किया था, इसका पूरा सेंस निकल रहा है कि तुमने नाश्ता क्यों नहीं तैयार किया था। पापा के दफ्तर जाने से पहले, ये आधा अधूरा लग रहा है, यानी कि ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो पहले जो इनडिपेंडेंट क्लॉज है पहले उसी को ट्रांसलेट करना है, वो भी पास्ट परफेक्ट के रूल से। तुमने नाश्ता क्यों नहीं तैयार किया था। तो यहाँ पे देखिए क्यों, यानी कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई, और इसके बाद इसमें आपको हैड का यूज़ करना है। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे तुमने के लिए यू, और ये देखिए क्यों के साथ नहीं भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। वाई हैड यू नॉट, अब तैयार किया था, तो तैयार करने के लिए आप प्रिपेयर का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो जाएगा। वाई हैड यू नॉट प्रिपेयर्ड, अब क्या ने तैयार किया था, नाश्ता, यानी कि ब्रेकफास्ट। वाई हैड यू नॉट प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, तुमने नाश्ता क्यों नहीं तैयार किया था। अब पापा के दफ्तर जाने से पहले, अब यहाँ पे पहले के लिए आपको बिफोर का यूज़ करना है, बिफोर पापा। अब जाने से पहले दूसरा जो क्लॉज है उसमें आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाया जा रहा है। तो पापा के बाद जाना के लिए वेंट हो जाएगा, पापा वेंट टू ऑफिस। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि वाई हैड यू नॉट प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बिफोर पापा वेंट टू ऑफिस। इस तरह से आपको इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। इसमें जब भी जब आया होगा या बिफोर यानी पहले आया होगा, तो आपको जो इनडिपेंडेंट क्लॉज है उसको पास्ट परफेक्ट के रूल से और डिपेंडेंट क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, जब इसमें बाद आ जाता है तो बाद आने पर आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारा है कि तुम्हारे बाहर जाने के बाद कोई घर पर आया था। अब इसमें अगर हम बात करें कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और इनडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, तो तुम्हारे बाहर जाने के बाद ये वाले क्लॉज को अगर हम देखें तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और कोई घर पर आया था ये इनडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे आपको इसका अपोजिट करना है, यहाँ भी आपको यही सेंटेंस पहले बनाना है, जो इनडिपेंडेंट क्लॉज है उसी को आपको पहले ट्रांसलेट करना है, लेकिन अब इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाना होगा। कोई घर पर आया था, यहाँ पे जो इनडिपेंडेंट क्लॉज है इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाना होगा, उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे बाद आने पर। और जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको आपको पास्ट परफेक्ट के रूल से बनाना होगा। ये आप याद रखेंगे फ्रेंड्स कि अगर इसमें बाद आ गया तो बाद आने पर क्या करेंगे, जो इनडिपेंडेंट क्लॉज है उसको पास्ट इंडेफिनिट और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको पास्ट परफेक्ट के रूल से बनाना होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जो हमारा इनडिपेंडेंट क्लॉज है, कोई घर पर आया था, तो कोई के लिए हो जाएगा समवन या somebody। अब आया था तो इसको पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी केम, समवन केम, घर पर, एट होम, समवन केम एट होम, कोई घर पर आया था। अब देखिए इसमें के बाद आया हुआ है तो इसके लिए आपको आफ्टर का यूज़ करना होगा। समवन केम एट होम आफ्टर, तुम्हारे बाहर जाने के बाद, तो आफ्टर के बाद पहला सब्जेक्ट आ जाएगा यू, और इसमें आपको हैड का यूज़ करना होगा, क्योंकि अब डिपेंडेंट क्लॉज को हम पास्ट परफेक्ट के रूल से बना रहे हैं। तो आफ्टर यू हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना है तो गॉन, आफ्टर यू हैड गॉन, बाहर है तो आउट। तो अब ये सेंटेंस हमारा बन गया कि समवन केम एट होम आफ्टर यू हैड गॉन आउट, तुम्हारे बाहर जाने के बाद कोई घर पर आया था। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, आपको ऐसे याद रखना कि पहले आने पर हैड पहले क्लॉज में, अगर सेंटेंस में हिंदी वाले सेंटेंस में पहले आ गया तो पहले आने पर हैड पहले वाले क्लॉज में और बाद आने पर हैड बाद वाले क्लॉज में आएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बाद हम इसके नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं, जैसे सूरज डूबने के बाद वह घर नहीं पहुंचा था।
सूरज डूबने के बाद वह घर नहीं पहुंचा था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको बनाना है वह घर नहीं पहुंचा था, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको पहले बनाना है। लेकिन इसमें बाद आया हुआ है तो इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट के रूल से, जो कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव के रूल से बनाएंगे। वह घर नहीं पहुंचा था, यानी कि ही डिड नॉट। यहाँ पे आपको ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव के रूल से इसको बनाना है। वह घर नहीं पहुंचा था, ही डिड नॉट रीच होम। वह घर नहीं पहुंचा था, ही डिड नॉट रीच होम। अब सूरज डूबने के बाद के लिए यहाँ पे आपको आफ्टर का यूज़ करना है। आफ्टर सूरज डूबना, यहाँ पे सब्जेक्ट है सूरज यानी कि द सन, आफ्टर द सन। अब इसमें बाद आया है तो हैड बाद वाले क्लॉज में आना चाहिए, तो सब्जेक्ट के बाद अब हैड का यूज़ कर देंगे। और फिर डूबना है तो सेट का तो तीनों फॉर्म सेट ही रहता है, यहाँ पे सेट ही रहेगा। तो ही डिड नॉट रीच होम आफ्टर द सन हैड सेट। तो अब यहाँ पे हमें पहले वाले क्लॉज में डिड का यूज़ करना होगा और दूसरे में हैड का यूज़ करना होगा, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में, वो भी बाद आने पर। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी और एक एग्जांपल देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का। बच्चों के तैयार होने के बाद, बच्चों के तैयार होने के बाद स्कूल बस क्यों नहीं आई थी, क्यों नहीं आई थी। बच्चों के तैयार होने के बाद स्कूल बस क्यों नहीं आई थी। तो सबसे पहले इसमें बनाना है कि स्कूल बस क्यों नहीं आई थी, लेकिन इसमें के बाद आया है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है। स्कूल बस क्यों नहीं आई थी। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों बीच में है, तो सबसे पहले आपको वाई का यूज़ करना होगा और इसको पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बना रहे हैं तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, वाई डिड, और इसमें सब्जेक्ट है स्कूल बस, वाई डिड द स्कूल बस, वाई डिड द स्कूल बस। अब नहीं आई थी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वाई डिड द स्कूल बस नॉट कम, स्कूल बस क्यों नहीं आई थी, इतने का हो गया। अब बच्चों के तैयार होने के बाद, तो के बाद के लिए आपको आफ्टर का यूज़ करना है और इसके बाद आएगा हमारा पहला सब्जेक्ट बच्चों है तो द चिल्ड्रेन, आफ्टर द चिल्ड्रेन। अब देखिए इसमें बाद आया तो हैड का यूज़ बाद वाले क्लॉज में करना है, तो अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हैड का यूज़ करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट रेडी, तैयार होने के लिए गेट रेडी, और थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं गॉट रेडी। तो वाई डिड द स्कूल बस नॉट कम आफ्टर द चिल्ड्रेन हैड गॉट रेडी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम पास्ट परफेक्ट के सभी टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब फ्यूचर टाइम में किसी काम के समाप्त होने की बात होगी तो वहाँ पे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होगा। जैसे हम फ्यूचर के इस टाइम तक ये काम फिनिश कर चुके होंगे, इस तरह का जब सेंटेंस होता है तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इसके लास्ट में क्या आ गया, चुका होगा। जो हिंदी वाला सेंटेंस होगा उसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के वर्ड्स इसमें आएंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, इस तरह के इसमें सेंटेंस आएंगे। इसमें लास्ट में आ होगा, ई होगी, ये भी आ सकता है। अब अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं या फिर इसके पहले हम इसके यूज़ देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कब करना है, जब फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर के किसी टाइम तक, फ्यूचर के किसी टाइम तक किसी काम के पूरा होने की बात होने पर, जब भी फ्यूचर के किसी टाइम तक किसी काम के पूरा होने की बात होगी तो वहाँ पे आपको फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करना है। और इसके अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में आप लोग विल हैव या फिर शैल हैव का यूज़ करते हैं। विल हैव या शैल हैव। यहाँ पे फ्रेंड्स हैज़ नहीं आता है क्योंकि विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो विल हैव, शैल हैव होगा, इसमें हैज़ नहीं होता है। तो इसके हम अब एग्जाम्पल देख लेते हैं।
सबसे पहले इसमें भी हमें देखना होगा, इसमें भी 2 क्लॉज वाले सेंटेंस आ सकते हैं। इसमें सिंगल क्लॉज वाला भी हो सकता है और 2 क्लॉज वाले भी आ सकते हैं। सिंगल एक्शन हो सकता है, डबल एक्शन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक काम होने पर देखते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव का यूज़ करना होगा। और फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सभी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और फिर जो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है उसको लिखेंगे। तो इस तरह से आपको सिंगल एक्शन वाले, जब एक ही काम होगा तब ऐसे सेंटेंस को बनाना है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं शाम तक यह काम पूरा कर चुका हूँगा। मैं शाम तक यह काम पूरा कर चुका हूँगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें एक ही काम हो रहा है कि मैं शाम तक यह काम पूरा कर चुका हूँगा। इसमें दूसरा कोई क्लॉज नहीं है। तो इसमें चुका हूँगा आया हुआ है और शाम तक यानी फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, अभी शाम हुई नहीं है, शाम तक, लेकिन यह काम पूरा कर चुका होगा। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आना चाहिए, मैं के लिए आई, और इसके बाद इसमें विल हैव या शैल हैव लगाना है। और इसका यूज़ करने का वही तरीका है कि फर्स्ट पर्सन के साथ आपको शैल का यूज़ करना है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे आएगा शैल हैव, आई शैल हैव। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये भी परफेक्ट टेंस है। तो पूरा करना इसका वर्ब है, तो कंप्लीटेड हो जाएगा। आई शैल हैव कंप्लीटेड, मैं पूरा कर चुका हूँगा क्या, यह काम। इसमें ऑब्जेक्ट है दिस वर्क या फिर दिस टास्क। आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, मैं यह काम पूरा कर चुका हूँगा। अब शाम तक, जब भी फ्यूचर के किसी टाइम की बात होती है, तो अगर उसको एक लिमिट बना दिया जाए कि इस टाइम तक, तो वहाँ पे तक के लिए आपको यूज़ करना होता है बाय का। तो जाएगा बाय द इवनिंग। तो आपको तक के लिए बाय का यूज़ करना होता है फ्यूचर टेंस में। आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय द इवनिंग, मैं शाम तक यह काम पूरा कर चुका हूँगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अगर इसमें 2 एक्शन आ जाते हैं, अभी तो ये बहुत ही ईजी था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आ गया। अब इसमें अगर 2 एक्शन होते हैं, इसमें भी अगर जब आ जाए या फिर पहले आ जाए, तो वैसे ही पास्ट परफेक्ट की तरह बिल्कुल इसको बनाना होता है। तो अगर इसमें जब या पहले आ जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको व्हेन या फिर बिफोर का यूज़ कर देना है। अगर जब आया तो व्हेन, पहले आया तो बिफोर का यूज़ करना है। तो अगर इसमें पहले आता है तो आपको ये सेंटेंस पहले स्टार्टिंग तो आपको ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट होगा। ये जो सब्जेक्ट हमने लिखा है यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट होगा, और इसके बाद यहाँ पे दूसरा वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर यहाँ पे आपको पहले के लिए बिफोर का यूज़ करना है। बिफोर के बाद आपको पहला सब्जेक्ट लिखना है, और पहले सब्जेक्ट के बाद आपको V1 या V5 का यूज़ करना है। यानी कि इसमें दूसरे क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है। अगर दो काम जो है फ्यूचर में ही हो रहे हैं, तो उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसमें पहले सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 का यूज़ करना होगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है उस रूल से बनाना होगा, और फिर इसमें ऑब्जेक्ट आएगा पहला वाला। तो इस तरह से आपको बनाना होगा सेंटेंस में पहले आने पर। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे तुम्हारे तैयार होने से पहले मैं खाना बना चुकी हूँगी। मान लीजिए सेंटेंस हमारा है कि तुम्हारे तैयार होने से पहले मैं खाना बना चुकी हूँगी। इसमें दोनों में से कोई भी एक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ना तो अभी तक तैयार हुआ है ना तो खाना बना है। तो ये दोनों काम फ्यूचर में होंगे कि तुम्हारे तैयार होने से पहले मैं खाना बना चुकी हूँगी। तो इसमें देखिए पहले आया हुआ है, तो इसमें जो इनडिपेंडेंट क्लॉज है मैं खाना बना चुकी हूँगी, इसको हमें पहले बनाना है। तो मैं के लिए हो जाएगा आई। ये हो गया हमारा दूसरा सब्जेक्ट। इसमें कहा गया था पहले दूसरा सब्जेक्ट आएगा, इसमें पहला सब्जेक्ट तुम्हारे है और दूसरा सब्जेक्ट मैं है। तो पहले दूसरा सब्जेक्ट आ गया आई, और इसके बाद विल हैव या शैल हैव। तो इसमें सब्जेक्ट आई है तो क्या आएगा, शैल हैव। आई शैल हैव बना चुकी होंगी, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड। आई शैल हैव कुक्ड फूड
मैं खाना बना चुकी होंगी। अब पहले के लिए आ जाएगा बिफोर, बिफोर के बाद आना चाहिए पहला सब्जेक्ट जो कि तुम्हारे है, तो यहाँ पे यू हो जाएगा, बिफोर यू। अब इसके बाद V1 या V5 लगाना है, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को देखना होगा। यू है सेकंड पर्सन और फर्स्ट या सेकंड पर्सन का होने पर V1 ही आएगा, V5 आने का कोई चांस ही नहीं है। तो यू के साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें तैयार होना है तो गेट रेडी। सेंटेंस हमारा बन गया, आई शैल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू गेट रेडी। लेकिन अगर यहाँ पे उसके होता, यहाँ पे अगर उसके होता कि उसके तैयार होने से पहले मैं खाना बना चुकी होंगी, तो आई शैल हैव कुक्ड फूड बिफोर ही, उसके के लिए यहाँ पे ही हो जाता, और ही क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे गेट के जगह पे गेट्स हो जाता, गेट्स रेडी। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बनाना है। अब अगर इसका नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव होता है तो आपको पहले आने पर अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो इस वाले क्लॉज को ही नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी कि जिसमें विल हैव शैल हैव आया हुआ है। जैसे उसके तैयार होने से पहले मैं खाना नहीं बना चुकी होंगी, अगर इसमें नहीं आ जाए तो आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव, विल हैव शैल हैव वाला जो क्लॉज है उसी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होगा अगर ये नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव होगा तो। और जैसा कि आपको बताया गया कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे विल हैव शैल हैव, तो दोनों के बीच में नॉट लगाते हैं नेगेटिव में, विल नॉट हैव शैल नॉट हैव। और अगर इंट्रोगेटिव होता है तो आपको विल शैल को पहले कर देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव हो जाएगा। जैसे विल यू हैव कुक्ड फूड बिफोर आई गेट रेडी, इस तरह से आप कह सकते हैं क्या मेरे तैयार होने से पहले तुम खाना बना चुके होगे, तो विल यू हैव कुक्ड फूड बिफोर आई गेट रेडी, इस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स अब केवल बचा हुआ है सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जैसे हमने कंटिन्यूअस के तीनों टेंसेस को एक साथ देखा था, वैसे इसके भी तीनों टेंसेस को हम एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि ये भी उसी तरह बहुत ही आसान टेंस है। तो पहला हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तीनों टेंसेस को हम लोग एक साथ देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका जो पहचान होगा, जैसा कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान बताया गया कि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में यही आएगा, लेकिन इसके बीच में स्टार्टिंग टाइम दिया गया होगा। सेंटेंस के बीच में स्टार्टिंग टाइम दिया गया होगा कि कोई काम कब से हो रहा है। ऐसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लास्ट में रहा था, रही थी तो आएगा, लेकिन इसमें भी सेंटेंस के बीच में स्टार्टिंग टाइम दिया गया होगा। स्टार्टिंग टाइम आएगा सेंटेंस के बीच में कि काम कब से हो रहा था, ये भी इसमें बताया गया होगा। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, ये सभी वर्ड्स आएंगे सेंटेंस के लास्ट में हिंदी वाले, लेकिन बीच में यहाँ भी स्टार्टिंग टाइम दिया गया होगा। जैसे कि आपको टेंस के पहचान में बताया गया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या होता है, जो एक्शन हमारा हो रहा है उसका स्टार्टिंग पता होता है और वो प्रोसेस में रहता है। तो इसमें स्टार्टिंग टाइम दिया गया होगा कि कब से वो काम हो रहा है। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन या हैव बीन का यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का यूज करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज करते हैं। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है उसी में बीन ऐड कर देने पे परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब इन सभी में स्टार्टिंग टाइम दिया रहेगा कि कोई भी काम कब से हो रहा है। जैसे वह दोपहर से सो रहा है, वह दोपहर से सो रहा है, तो ये कब से काम हो रहा है ये इसमें बताया गया होगा।
अब देखिए इसके हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। इसमें केवल एक ही कन्फ्यूज़न आपको होता है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल आसान है कि यहाँ पे जो टाइम दिया होता है टाइम के साथ साथ से आ जाता है। 2 घंटे से, 2 महीने से, 2004 से, सुबह से, इसमें टाइम के साथ से आता है। और उस से के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। से के लिए सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। और यहीं पे आप कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे सिंस लगाएं, कहाँ पे फॉर लगाएं, बट ये बहुत ही आसान है इसको समझना। इसमें आपको जानना होगा कि एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, या फिर इसको कह सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन इसको कहा जा सकता है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, जब भी इसमें एक नंबर्स आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स आएंगे, और उसके बाद बताया गया कि इतने मिनट से, जैसे टाइम की जो यूनिट्स होती हैं वो क्या क्या होते हैं, सेकंड होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, मिनट होता है, या फिर आवर होता है, डे होता है, वीक होता है, और वीक के बाद क्या आता है, मंथ आता है, मंथ के बाद ईयर आता है, ईयर के बाद डिकेड, सेंचुरी, ये सब हो सकते हैं। तो जब भी सेकेंड से लेकर ईयर तक या फिर सेंचुरी तक अगर कोई भी यहाँ पे वर्ड आ रहे हैं, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, और इनके पहले एक नंबर लगा हुआ है, 2 3 4 5 6 7 इस नंबर्स आए हुए हैं कि इतने सेकेंड से, इतने मिनट से, इतने घंटे से, इतने दिन से, इतने हफ्ते से, इतने महीने से, इतने साल से, तो ये एक ड्यूरेशन है। जैसे वो 2 साल से यह काम कर रहा है, 2 साल से, तो 2 साल का पूरा एक टाइम का ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है 2 साल। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, फॉर का यूज़ करना है। लेकिन अगर कहना कि वह 2015 से, वह 2015 से ये काम कर रहा है, तो 2015 से, ये अभी ड्यूरेशन इसमें नहीं बताया गया, 2015 से सीधे यहाँ पे बता दिया कि 2015 से। अब इसमें हिसाब किताब आप लगा सकते हैं कि कितना ड्यूरेशन हुआ इसका, ये केवल पॉइंट बता दिया कि 2015 से। जैसे होगा कि वह सोमवार से मंदिर जा रही है, वह सोमवार से मंदिर जा रही है, तो सोमवार यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और जैसे कहना कि मैं 15 अगस्त से इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो 15 अगस्त से, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, जब उसमें एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाए कि इतने टाइम से, इस समय से मैं ये काम कर रहा हूँ, और उसमें आपको हिसाब किताब लगाना पड़े कि अब उस समय से प्रेजेंट टाइम तक कितना समय हुआ है। और पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, पूरा हिसाब किताब लगा के बताया जाता है कि वह 2 हफ्ते से, वह 3 हफ्ते से, वह 2 घंटे से, वह 2004 से। तो इस तरह से आपको समझना होगा कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। तो जैसे देखिए, जब भी एक दिन का नाम आ जाएगा, जैसे मान लीजिए सोमवार से हो जाए, सोमवार से, बुधवार से, मंगलवार से, या फिर महीने का नाम आ जाए, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। या फिर अगर इसमें सन दे दिया जाए कि 2018 से, 2016 से, तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। और अगर इसमें आ जाए कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम ही है। और अगर कोई एक डेट दे दिया जाए, जैसे 10 जुलाई से एक डेट दे दिया जाए, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो आपको सिंस का यूज़ करना है, और जब पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, तो वहाँ पे आपको फॉर का यूज़ करना है। और फ्रेंड्स, इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे वह 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा है, प्रेजेंट टाइम में 2 घंटे से वो किताब पढ़ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। इसमें काम प्रेजेंट टाइम में जारी है, और इसमें कब से जारी है ये भी बताया गया, 2 घंटे से। तो सबसे पहले वह के लिए हो जाएगा ही, और इसके बाद इसमें हैज़ बीन या हैव बीन लगाना है, तो हो जाएगा ही हैज़ बीन, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ बीन आएगा। ही हैज़ बीन अब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ना के लिए यहाँ पे आप रीड का यूज करेंगे, तो ही हैज़ बीन रीडिंग। ही हैज़ बीन रीडिंग, वह पढ़ रहा है क्या, एक किताब, अ बुक। ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक, कब से पढ़ रहा है, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटा यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे आपको फॉर का यूज़ करना होगा। ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। अगर ये होता
कि वह 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा था, तो क्या होता, ही हैड बीन, केवल हैज की जगह पे हैड कर देना है, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। और अगर इसमें एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं अगले हफ्ते से उस स्कूल में पढ़ा रहा हूँगा। मैं अगले हफ्ते से उस स्कूल में पढ़ा रहा हूँगा। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा आई, और इसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन आना चाहिए। तो आई के साथ शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन पढ़ा रहा हूँगा यानी कि टीचिंग, आई शैल हैव बीन टीचिंग उस स्कूल में, इन दैट स्कूल। और कब से पढ़ा रहा हूँगा, अगले हफ्ते से। ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, अगले हफ्ते से या पिछले हफ्ते से। लेकिन अगर होता कि पिछले 2 हफ्ते से, पिछले 4 हफ्ते से, तो ये ड्यूरेशन हो जाता। लेकिन डायरेक्ट है कि पिछले हफ्ते से या अगले हफ्ते से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे सिंस आना चाहिए, सिंस नेक्स्ट वीक। ये हो गया, आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दैट स्कूल सिंस नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते से उस स्कूल में पढ़ा रहा हूँगा। अब अगर इसका नेगेटिव होता है तो हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैड नॉट बीन हो जाएगा। और अगर विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इसमें 3 वर्ड आए हैं, तो इसमें आपको नॉट कहाँ पे लगाना है, नेगेटिव में। इसमें आपको विल या शैल के बाद नॉट लगाना है, यानी कि आपको विल शैल को अलग करना होगा और हैव बीन को अलग करना होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। यानी कि विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। इंट्रोगेटिव होने पर विल शैल को पहले करेंगे सब्जेक्ट के, और हैव बीन को सब्जेक्ट के बाद करेंगे। जैसे विल यू हैव बीन, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या तुम अगले महीने से उस फैक्ट्री में काम कर रहे होगे, तो विल यू हैव बीन वर्किंग इन दैट फैक्ट्री सिंस नेक्स्ट वीक। क्या तुम अगले हफ्ते से उस फैक्ट्री में काम कर रहे होगे, विल यू हैव बीन वर्किंग इन दैट फैक्ट्री सिंस नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे विल पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। विल शैल को पहले करना है सब्जेक्ट के, और हैव बीन को सब्जेक्ट के बाद करना है इंट्रोगेटिव में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सभी बरहो टेंसेज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स आप अगर एक टेंस को, अगर आप फुल डिटेल में एक टेंस को फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जिसमें एक वीडियो को फुल डिटेल में, वो भी एक्सेप्शन के साथ आपको बताया गया है, जो उसमें अपवाद भी होते हैं उसके साथ बताया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।